घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ ना डॉक्टर का कोई आपता है, ना ही कोई ज्ञान। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर, ना कोई पता, ना ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते हैं और थक कर उनको भूल भी जाते हैं। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बेहद बीमार थे। महीने हो गए वो खटिया से उठी नहीं थे। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो कुछ भी बचा था सब कुछ दांव पर लगा चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब बस मरने का ही इंतजार कर रहे थे। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी इससे दूर रहो, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही शशि की बीवी रखमा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। शशि का भी रोना अब रुक नहीं रहा था। वो मुंह छुपाकर रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे बोला, मुझे तो लगता है कि ये बस कुछ दिनों के ही मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में इसका खेल खत्म हो जाएगा। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं इसको दे दूं? ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तो कोई वैद्य नहीं, कसाई है, कसाई। इतना बोलकर शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों में बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थे। ना कुछ खाते थे, ना ही कुछ पीते थे। उसका वजन दिन पर दिन घटता जा रहा था। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकलते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार कर चला गया। ऐसा उसे महसूस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं सोचकर वो आगे बढ़ गया। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है। वो आवाज बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ तो कल रात को सामने के टीले के पास लेकर आ जाना। और वो आवाज अचानक से गायब हो गई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच था या मेरा कोई वहम? लेकिन अगर यह सच हुआ, वो यही सोच में डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठाकर जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल शापित है। यहाँ नरभक्षी पिशाचनी का ठिकाना है।
लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? तो शशि ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ पर कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है, उससे मिलकर आता हूं, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूं, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रहे थे। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो बहुत ही डरावनी चेहरे के साथ जमीन के ऊपर ही उड़ रहे थे। सड़े मांस की गंध आने लगे थे। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि के पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचनी थे। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बताऊंगी। पिशाचनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। पिशाचनी आगे कहती है, कल यहां एक बकरे की बलि देनी होगी, तू उसको मारेगा और जमीन में गाड़ कर चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, इसलिए शशि वहां से भागता हुआ घर पहुंचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पर लाद कर जंगल की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर कर घर चला आता है। यहाँ घर पहुंचते ही वो नजारा देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर पिशाचनी का शुक्रिया अदा करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो पिशाचनी एकदम से प्रकट होती है। भयानक मांस सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना। आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक और बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं उसे मार डालूंगी। बलि तो तुझे देनी होगी, सोच ले। पिशाचनी इतना कहकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नरबलि देना कोई खाने का काम नहीं, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेकर जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं इकट्ठा करके उसको काट देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थे। वो सब जान चुके थे, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन पर दिन शशि बदल रहा था।
सीधा इंसान अब हर अमावस को इंसानों को मार रहा था, उनकी बलि दे रहा था। लोगों को शक ना हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे, और इधर शशि भी मैं समाज का मदद कर रहा हूँ यही सोचकर खुश रहता था। ऐसे करते करते महीनों और फिर साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये सब पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू उसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो मेरा उस पर कोई वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, उसको मार डालूंगी मैं। पिशाचनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर देगा। शशि उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है, लेकिन पिशाचनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई होने वाला है उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी पर उस पर वार कर कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप शशि को देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचनी वहां आ जाती है। शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा, लेकिन सबसे पहले बलि वो भिखारी, वो बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में अंधा है तू, और अब तू पाप करके पापी बन चुका है। अब तो शैतान बन चुका है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। पीछे से जमाई का बाप शशि पर टूट पड़ता है। ये देखकर पिशाचनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देखकर जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता क्या हुआ, ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर वो रोने लगता है। तभी पिशाचनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो शशि की लाश को गड्ढे में डालकर दफन कर दे, और मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि ला कर दे। अगर मंजूर है तो बोल। लड़की का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा हुआ देखकर पिशाचनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही जमाई जिंदा हो उठता है, और फिर से ये पूरा सिलसिला खुद दोहराने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं अभी अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई है, तो पहले जाकर रहने का जुगाड़ किया।
और फिर बाद में सामान लेकर जाने का सोचा। मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का एक बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव के पास होने की वजह से यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए का रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यहीं रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर का मालिक ऑटो का मालिक था। उनका नाम हरी काका था। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होने के बावजूद भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते हैं। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज मुझे खाना क्या खाया ये ज़रूर पूछते हैं और फिर बातें चालू करते हैं। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पर चलता था। मुझे पकड़कर एक और किराएदार था। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था उनका यह काम एक दिन उनकी जान पर बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट में लोगों की जानें गई हैं। रात को भी मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं। काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत कभी नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाकर एक खंबे से जा टकराया था। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी, लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा, लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को उन आत्माओं ने ही मारा है। ऐसे ही एक दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पर वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन में ना चाहते हुए भी मानने को तैयार हो जाता हूँ। मेरे दादू का कहना था, आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा, निडर संभाल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता है, मेरे दादू की ये बात हमेशा मैं अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ
उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी। अमावस थी या नहीं पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रहे थे। मैं कुछ रात के 12:30 बजे को उस चौराहे पर उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़कर आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते हैं, तो मुझे बेवजह बिठा कर रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था मेरा घर। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर से जाने के लिए चल पड़ा। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहा मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे पीछे मुड़ने की इच्छा थी, पर मुड़ नहीं पाया, बस चल रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे? मैं घूम ही रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो हुआ है मुझे, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से मुझे कोई धक्का दे रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देखकर, इसलिए मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच कर ले जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश पे रुक गए थे और मैं एक जगह पर रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखे तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। उजाला होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पर जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाकर कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछे। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने भी ऐसा सुना है कि यह आत्मा पीछा कर कर थका देती है। बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो उसे अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। तो मैंने कहा, काका मैं आगे तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तो काका बोले, जो होना था वो हो चुका, वो अब बीत चुका है, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते बाद मैं वापस रूम पर आया। वहां का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहां से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने की सोच कर गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी नहीं मिल रहे थे। आगे काका ने बताना जारी रखा। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद
कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पर? उस जगह आत्मा घूमती है, मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तो अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? तो काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को भी काम करता हूं। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका, एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर हो गया था, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 और लोग थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारियों से कहा, देखो भाई देखो, उसके पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ जो बैठा था, कोई भूत वूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख। उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहां बेहोश था, ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया। काका की ये सारी बातें सुन मैं दंग रह गया। ये सब हमारे साथ आखिर हुआ कैसे, समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम तो करना ही था। मैं काका को मिलने चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उस दिन एक तांत्रिक को बुलाकर घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्माओं ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ रोज और अपने काम पर निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।